तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा, जिन्हू उस स्नेक मॉन्स्टर को मार देता है और फिर उस डंजन से बाहर आ जाता है। तब जिन्हू देखता है कि काफी सारे हंटर्स इस डी रैंक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तब जिन्हू उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में मार देता है और वहां से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि जिन्हू ने कैलिस्थेनिक्स का यूज करके बहुत ही तगड़ी बॉडी बना ली होती है और सारी नर्सिस उसकी बॉडी को देखकर उस पे लट्टू हो चुकी हैं। तब एक नर्स उसके रूम में आ जाती है, जब शर्माते हुए उसका नंबर भी मांगती है। तब जिन्हू कहता है शायद ये मेरा नंबर मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है। फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। तब हम यहाँ देखते हैं टीवी पर 7S हंटर्स में से एक हंटर बेक योनहो का इंटरव्यू चल रहा होता है। तब वो इंटरव्यूअर उससे उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो हर रोज ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सके और अपने दोस्तों को बचा सके। तब हम देखते हैं जीना भी इस न्यूज को देख रही होती है। फिर होम वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर जिन्हू उसको अम्ब्रेला देकर स्कूल भेज देता है और अपने डेली टास्क को देखकर कहता है आज की रनिंग मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। और तब वो अपने बचे हुए एबिलिटी पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एगिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा देता है। तभी जिन्हू के मकान मालिक का फोन, उसने अभी तक अपना किराया नहीं भरा, लेकिन जिन्हू कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्दी ही रूम का किराया भर देगा। मकान मालिक का फोन काटने के बाद जिन्हू ये सोचता है कि अब वो गोब्लिन्स को आराम से मार सकता है, तो किराया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है और फोन को देखते देखते कहता है अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जिन्हू ये सोचता है कि अभी वो एक ई रैंक का हंटर है, तो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर उसको हाई रैंक के गेट में जाना है तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी। पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो सबकी नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रीअवेकनिंग एक रेयर चीज है और सबकी नजरों में आने का मेन कारण ये है कि उसने आज तक किसी एक ऐसे हंटर को नहीं देखा जो लगातार अपनी रैंक को बढ़ा रहा हो। तो अभी के लिए मुझे अपनी ये ताकत छुपा के रखनी चाहिए। लेकिन तभी जिन्हू को एक मैसेज मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब हम देखते हैं वो भागता और जिन्हू बस उसकी बातों को सुनते जा रहा है। अब अगले सीन में जैसे ही ये सभी लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं, तभी उनमें से एक उस मैजिक पावर्स के बेसिस पर ही हंटर एसोसिएशन गेट का रैंक डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है। जिन्हू ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये सब बिल्कुल उस कार्टनन टेम्पल जैसा लग रहा है। योजिन जिन्हू से पूछता है कि ग्लोस्टोन क्या होता है। जिन्हू उसे बताता है कि वो ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से लाइट्स निकलती है। और तब हम देखते हैं वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होता। तब योजिन बोलता है क्या कोई ऐसा डंजन हो सकता है जिसके अंदर कोई मैजिकल बीस्ट ही ना हो। तब जिन्हू उसको चुप रहने को बोलता है और ध्यान से आवाजों को सुनते हुए बोलता है मैजिक बीस्ट यहीं पर है, पर वो खुद को शो नहीं कर रहे हैं। तब उन सभी को भी आवाज सुनाई देती है और वो सभी अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद ये चींटी जैसे दिखने वाले बहुत सारे बीस्ट उन हंटर्स पे अटैक कर देते हैं। डोनसुक की टीम का एक मेंबर उन पर हमला करने लगता है और ही वो सभी के सभी चींटियां डोनसुक की तरफ जाती है। वो पहले वाला हंटर उन सभी चींटियों को मार देता है। इसके बाद डोनसुक बाकी हंटर्स को बची हुई चींटियों को मारने को कहता है। ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्हू ये सोचता है इन लोगों का टीम वर्क तो कमाल का है, जिसका मतलब ये लोग काफी अरसों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और क्योंकि इनके पास हीलर नहीं है तो इनका लड़ाई का तरीका बहुत ही ज्यादा रफ है। लेकिन तभी जिन्हू के पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिन्हू उस मॉन्स्टर, तब हम लोग देखते हैं वो सारे उस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब डोनसुक कहता है सब में जुड़ जाते हैं। इसके बाद डोनसुक जिन्हू को थैंक्स कहता है, क्योंकि जिन्हू के वजह से ही डोनसुक और उसके हंटर्स की टीम को पता लग पाया कि ये मॉन्स्टर कहां से अटैक करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ वो जिन्हू से ये बात पूछता है कि जिन्हू को ये बात कैसे पता लगी कि ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। जिन्हू कहता है बस मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। फिर सीन चेंज होता है। जिमिल्ड मास्टर यानी टाइगर ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर योजिन जिन्हू का हालचाल पूछ रहा होता है। तब ये हंटर्स का ग्रुप डंजन के और ज्यादा अंदर बढ़ रहा होता है। तब इनको बहुत सारे जाले मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले एरिया को पार करते हैं तभी वो अचानक से एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल दिखते हैं। इतने सारे माना क्रिस्टल को देखने के बाद डोनसुक कहता है अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा और वहाँ पर खड़े बाकी हंटर्स उस माना क्रिस्टल को आपस में बांटने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ योजिन जिन्हू से कहता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। तब योजिन उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोनसुक के पास जाता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्हू को लूट का हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे माना क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन माना क्रिस्टल को 7 नहीं 8 हिस्सों में बांटना होगा। डोनसुक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके 7 नहीं 8 हिस्से होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस को मारना होगा और जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक है कि वो सबसे पहले माना क्रिस्टल को निकालेगा। जिसके बाद डोनसुक अपने टीममेट से टूल्स के बारे में पूछता है। डोनसुक का दोस्त बताता है कि वो टूल्स गाड़ी में ही भूल चुका है, इसलिए वो जिन्हू और योजिन से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम टूल्स लेकर आते हैं। जैसे ही डोनसुक और उसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं तभी डोनसुक अपने टीममेट से कैसे ही शक था, इसलिए उसको मिस्टर सोंग की बात याद आती है जिसमें सोंग ने जिन्हू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी होते हैं। डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इसलिए अगर हंटर्स वहाँ मर जाए तो उनके मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। कोई भी ये बात पता नहीं कर सकता कि हंटर कैसे मरा। इसके बाद सीन चेंज होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्हू और योजिन ये बात नोटिस कर लेते हैं कि बीस्ट जाग चुका है। तब योजिन जिन्हू से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब जिन्हू अपनी तलवार
को निकालते हुए उस लड़के से कहता है तुम पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। और वो मॉन्स्टर उनको खाने के बाद सो जाएगा। जिसके बाद हम उस डंजन में जाके सारे माना क्रिस्टल, बहुत ही मुश्किल काम है, और मान लो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाए तो चिंता मत करो, वो अमीर लड़का जो है उसका आर्मर और वेपन बहुत महंगे बिकेंगे। तब यहाँ योजिन जिन्वू को आगे बढ़ते हुए देखकर कहता है, तब जिन्वू भी उसकी बात सुनने के बाद ये सोचता है ये कह तो सही रहा है, भले ही मेरी रीअवेकनिंग हुई हो और मेरा थोड़ा सा लेवल अप हुआ हो, लेकिन हूँ तो मैं अभी भी काफी वीक ही, और इसके पहले के जितने भी बॉसेस को उसने हराया है वो सभी डी रैंक के थे। ये सब बातें पता होने के बावजूद भी जिन्वू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है, भी शुरू होगी। तब यहाँ पर प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से बोलता है ये मीडिया और ये सब फालतू के चक्करों में मैं बहुत थक जाता हूँ। तब असिस्टेंट कहता है अब आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तब प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावर है, अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और तब वो फिर से उससे लड़ना, ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है, मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर करते हैं, और इन्हीं हंटर्स को फॉल्स रैंकर्स कहा जाता है, और ये लोग मजे के लिए लोगों का कत्ल भी कर देते हैं। तब वो उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड है कि इसको एक भी डैमेज दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक रहा है, अगर वो और भी ज्यादा थका तो उसकी मूवमेंट्स और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसके बाद जिन्वू फिर से अपनी डैगर की एबिलिटी को चेक करता है, और उसके डैगर की एबिलिटीज होती हैं पैरालिसिस और ड्रेन, और इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है। ये सब सोचने के बाद जिन्वू उसके वीक स्पॉट पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अपना एसिड अटैक करता है। उसके पास एक नई एबिलिटी आई है जिसका नाम है डैश, और जिन्वू उस एबिलिटी का यूज करता है फास्ट होने के लिए। इसके बाद जिन्वू जैसे ही उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब जिन्वू पीछे हटकर ये सोचता है अगर एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं इस पर बार बार हमला करता रहूंगा, और तब वो स्पाइडर पर बार बार हमला, ज्यादा फास्ट है, क्या इसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि ये ज्यादा देर टिक पाए। तब जिन्वू अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा होता है, पर इस वजह से वो स्लो हो जाता है और वो स्पाइडर उसको दूर फेंक देता है, और तब वो स्पाइडर जैसे ही अपने पंजों से उस पर हमला करता है हम देखते हैं जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का यूज करके उसके हमले से बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला कर देता है, और बार बार उसकी आंखों में हमला करके अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं दोबारा फुल रिकवरी को यूज कर पाया। तब योजिन को भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसने अकेले ही डंजन बॉस को मारा। आप चिंता मत करो, मैं बाकी का सामान भी उठा लूंगा, और आपने उस मॉन्स्टर को मारा है तो आप थक गए होंगे, ये लीजिए चल पीजिए। इसके बाद वो लड़का माना क्रिस्टल को निकालने लगता है। तब जिन्वू नोटिस करता है एक दूसरे रास्ते से डोनसुक का ग्रुप भी आ चुका है। डोनसुक कहता है ये लोग अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और असिस्टेंट आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस मैच के बारे में ये बात कर रहे थे वो असल में ये है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो भी एक टाइम पहले हंटर हुआ करता था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ सही कहा, अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें डंजन के एक्सट्रीम सिचुएशन में तुम्हारी मदद करेंगी। फिर सीन चेंज होता है और डोनसुक का ग्रुप बात करता है कि क्या ये बॉस सही में मारा गया, मुझे लगता है ये स्पाइडर सी रैंक का नहीं था। इसके बाद डोनसुक योजिन से कहता है तुम्हारा ये आर्मर और तुम्हारी ये तलवार बहुत कमाल की है, तुम्हारे फादर यूजन कंस्ट्रक्शन के हेड है ना। इसके बाद डोनसुक उस लड़के को जिन्वू को यहाँ ये लग रहा है कि योजिन ने अपने गियर्स का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर को मारा है, लेकिन योजिन यहाँ डिसाइड करता है कि वो जिन्वू का साथ देगा। डोनसुक ये देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अब वो जिन्वू और उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब जिन्वू को एक क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसको उन सभी को मारना होगा, कि तभी क्वान उस पर अटैक कर देता है जिससे जिन्वू दूर जाकर पत्थर में गिरता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक हिजन नाम की लड़की को देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके दो दोस्त आ जाते हैं। फिर वो एक कैफे में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हिजन कहती है, गीना उसे कहती है उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मॉन्स्टर को हरा दिया, जो की होन को लगा, क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता था। हम लोग तो बड़े लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला है, दूसरी अपने आप को ढाल सके। जिन्वू वापिस से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है अगर सिस्टम ऐसा चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसके अंदर में से डार्क एनर्जी निकल रही है। जिन्वू उन लोगों से कहता होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई हंट कर सकता है, और ये सब चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी फट जाती है। तब सिस्टम में लिखा आता है कि 6 में से 1 गया, यानी अभी उसको 5 लोगों को मारना है। जिन्वू मनी मन ये भी सोच रहा था कि भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी एक असली इंसान को मारा है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिन्वू खुद ही मारा जाता। इसके बाद बात सोचता है भले ही ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन 5 लोगों से लड़ने के बाद ये थोड़ा कमजोर तो जरूर पड़ गया होगा। इसके बाद जैसे ही वो जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिन्वू उसका मुंह पकड़ लेता है
है और कहता है तुम स्ट्रॉन्ग थे पर मैं इस पूरे टाइम अपना लेवल अप करते चाह रहा था। डोनसुक भी ये देखकर जिन्वू से अपनी जान की भीख मांगता है और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि जिन्वू अपने खंजर से उसकी गर्दन काट देता है। और अब ये सारी चीजें होने के बाद वहाँ का डंजन क्लोज होने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में एक स्लिप है। तब वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सी रैंक हंटर्स मारे गए और बस तुम दोनों ही उस डंजन से बाहर निकल पाए हो। जिन्वू कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वो लड़की कहती है कि पक्का तुमने ही सारी चीजों को हैंडल किया होगा और ये जो ई रैंक हंटर है पक्का चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होगा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद योजिन जिन्वू से कहता है हमने अच्छा काम किया बॉस। पर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देख जिन्वू कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह अम्ब्रेला दे दिया था। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वू को एक पर्सन जिन्वू की केस की रिपोर्ट देता है। सकते हो ऐसी बात नहीं है, पर इसमें एक सर्वाइवर है जो डबल डंजन में भी बच गया था और उसका नाम जिन्वू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन मरे हुए हंटर में से एक हंटर था जिसका नाम डोनसुक था। बात है। और तब हम देखते हैं जिन्वू घर वापस आ चुका होता है और अपनी बहन के लिए खाने का सामान लाया होता है, जिसे देखकर उसकी बहन खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें पिछली रेड में अच्छे खासे पैसे मिले हैं लेकिन तुम्हें एक भी इंजरी नहीं हुई। हो सकता है तुम्हारे साथ के हंटर्स काफी ताकतवर होंगे। जिन्वू इस पर कुछ नहीं बोलता और हम सबको पता है कि वो कैसे उसने बिना डरे सारे के सारे हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद खा पी कर जिन्वू बात पूरी कर पाए उससे पहले जिन्वू उसे मना कर देता है और कहता है मैं अमीर बाप की औलादों से बात नहीं करता। लेकिन योजिन की बार बार रिक्वेस्ट करने से जिन्वू उसकी बात सुनने को मान जाता है। योजिन यह बताता है कि वो गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहा है लेकिन उसके लाइसेंस के लिए पहला था। मैंने रिटर्न एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी तैयारी कर ली है लेकिन मेरे लड़ने की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। योजिन की बातें सुनने के बाद जिन्वू उससे कहता है तुम तो यूजन कंस्ट्रक्शन के अगले मालिक बनने वाले हो ना। इसका रिप्लाई देते हुए योजिन कहता है असल में मेरे पापा को एक गिल्ड बनाना है। जिन्वू भी मन ही मन सोचता है जो डंजन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर देते हैं। डंजन्स की लगभग हर एक चीजों को बेचा जा सकता है। योजिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है उसके पापा को असल में एस रैंक हंटर चाहिए और उसका भाई उस गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिन्वू कहता है तुम्हें एस रैंक हंटर चाहिए लेकिन पूरे नेशन में बस 7 ही एस रैंक हंटर है। जिन्वू बताता है कि मिन युंग नाम का एक एस रैंक हंटर था जिसने कभी भी कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करी और अब वो रिटायर भी हो चुका है। जिन्वू उसे एडवाइस देते हुए कहता है अगर तुम किसी और गिल्ड से एस रैंक हंटर लाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इससे तुम्हें बाद में दिक्कत हो। योजिन कहता है कि उसके भाई की अभी तक हंटर अवेकनिंग नहीं हुई है इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। इसके बाद योजिन जिन्वू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ रेड पे चलो ना क्योंकि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है और तुम बहुत खतरनाक लड़ते हो, ये रिस्की हो सकता है। जिसके बाद जिन्वू उसके ऑफर को मना कर देता है। जिन्वू वहाँ से जाने लगता है कि तभी योजिन कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका ये सीक्रेट ही रखूंगा और जिन्वू वहाँ से चला जाता है। तब सीन चेंज होता है डोंगसुक के घर का, जहाँ वो किसी से बात करते हुए कहता है मुझे उन बचे हुए 2 हंटर्स की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी हमें पता लगता है कि डोंगसू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है जिसका नाम लोरा है। लोरा डोंगसू को फटाफट रिपोर्ट लाके देती है। रिपोर्ट को देखते हुए डोंगसू लोरा से कहता है क्या होगा अगर मैंने दूसरी कंट्री के इंसान को मार दिया। लोरा उसे बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा तो आपको उस कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी और अगर ऐसा कोई भी लॉ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन हमारी कंट्री और उनकी कंट्री एक दूसरे से बात करे तो तब कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद डोंगसू लोरा से कहता है मेरा स्केड्यूल अभी चेंज करो। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि डोंगसू जिन्वू और योजिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी बहन और बचे हुए पैसों को वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतने पैसों का क्या करना है। तब जिन्वू अपने सिस्टम को चेक करते हुए ये देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर भाग चुका है और उसने 100 की जगह 102 पुशअप मार दिए हैं। तब वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की सोचता है इसलिए वो और रनिंग करता है, जहाँ पर वो चेक करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है और इसी के साथ उसने 200 सिटअप्स भी मार दिए हैं। इसके बाद उसका सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है और उस रिवॉर्ड में उसको एक की मिलती है। जिन्वू का सिस्टम उसको ये बताता है कि ये चाबी एक डीमन कैसल की है और ये डंजन उसको मिलने वाला है डाइसम टावर सोंगपा में। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम जिन्वू को यह भी बताता है कि उस कैसल के अंदर जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है जिसकी वजह से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब रात को अपनी मम्मी से मिलकर सोचता है अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में किसी तरह की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसको हासिल करने जरूर जाऊंगा। तब यहाँ जिन्वू उस डंजन को खोलने के लिए पहुंच जाता है और सोचता है मैं एक ऐसे रंग डंजन को खोलने जा रहा हूँ। इसका मतलब इसके अंदर ऐसे मैजिकल बीस्ट होंगे जैसे कि जेजू आइलैंड में थे। और तब हम देखते हैं जिन्वू डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और सोचता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके बाहर आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस नर्क के गेट का पहरेदार होता है। जिन्वू उस बीस्ट को देखकर अपनी एबिलिटीज डैश का यूज करता है और अपने खंजर से उस बीस्ट पर काफी सारे अटैक करता है, पर उस बीस्ट
जिसको जिन्वू के अटैक से कुछ असर नहीं पड़ता, जिसके बाद जिन्वू अपनी दूसरी एबिलिटी मर्डरस इंटेंट को स्टार्ट कर लेता है, पर वो पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और जिन्वू को बहुत ज्यादा जख्मी करके कहीं दूर फेंक देता है। तब वो देखता है जैसे जैसे वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर रहा होता है उसकी हेल्थ लगातार गिर रही होती है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेस स्पेल का यूज करा है, जिसकी वजह से इसकी सारी एबिलिटीज 3 मिनट तक 100% रहेगी। और तब वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हेल्थ आधी हो जाती है और तब जिन्वू फुल रिकवरी को यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो जिन्वू को दूर फेंककर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, जिससे जिन्वू की हेल्थ और ज्यादा कम हो रही होती है। पर 30% पावर कम होने के बाद उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर से छुपने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू ये सोचता है ये सिस्टम मुझे बार बार क्रिटिकल मोमेंट्स पे मुझे वार्निंग दे रहा है ताकि मैं मरू ना, मुझे कम होगा, पर उसकी मसल्स इससे डैमेज हो सकती है। पर साथ में उसे ये भी याद आता है कि डबल डंजन की वजह से वो जल्दी रीजनरेट कर सकता है, जिस वजह से वो उस पॉइजन बोतल को पी लेता है और तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बचाता है। तब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का रेस स्पेल के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्वू ने जो भी उस पर हमले किए थे वो असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के 2 सर हार चुके होते हैं, पर एक सर जिन्वू को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिस वजह से जिन्वू की हेल्थ बहुत कम बचती है। पर जिन्वू फिर भी हार नहीं मानता और लगातार उस मॉन्स्टर की आंखों में हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं बहुत सारे हमलों के बाद वो मॉन्स्टर हार जाता है। जिन्वू को उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ आइटम्स मिलती है और एक डीमन कैसल की एक की भी मिलती है। तभी जिन्वू को आखिरी में एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होती है और उसे वो आइटम्स डीमन कैसल के अंदर मिलनी होती है। तब जिन्वू सोचता है कि इस लड़ाई के बाद मैं जान चुका हूँ कि मेरा करंट लेवल क्या है और इस टाइम अगर मैं इस कैसल के अंदर गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ जिन्वू अपनी मम्मी को देखने आया हुआ है, जहाँ पर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिन्वू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना होगा जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बच पाया था, और अगर उसको वापिस से उस डंजन में जाना है तो उसको अपना लेवल अप करना होगा। अगले सीन में जिन्वू योजिन के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर योजिन ने जिन्वू को जो ऑफर दिया था जिन्वू उसके लिए मान चुका है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिन्वू अब उस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन में जाएगा और वैसे भी सी रैंक के मिशन के लिए कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्वू उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस कमी को पूरा करने के लिए हंटर्स को ढूंढो, तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्वू की बात सुनने के बाद योजिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान भी मैं ही रख लूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम चाह को पानी पीते हुए देखते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद चाह कहती है तुम बाहर आ, निकलता है और कहता है एक ऐसे रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो चाह को अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर सीन चेंज होता है और योजिन यहाँ पर अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा होता है, जहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी ये कहीं ना कहीं उस डंजन से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बिना इस दुनिया को चला पाना वाले गेट्स और डंजन ब्रेक को भी संभालती है, बट एट द एंड वो है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही ना। उसके पापा ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये गिल्ड्स ही बनाते हैं। यहाँ पर उसके पापा कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फीड गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड्स भी। ये 5 गिल्ड पूरी कंट्री की मेजर गिल्ड्स है और इन लोगों ने ही पूरी मार्केट को संभाला हुआ है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते योजिन के पापा बस तमाशा ही देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज वो खुद संभालें और इस नेशन की सहायता करें। इसके लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक गिल्ड बनानी होगी। और यहाँ पर जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, पर नोटिस करता है कि इस बार उसका सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता। तब जिन्वू सोचता है मैं तो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे फिर से उस डीमन कैसल की तरह कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, पर रुको, शायद रैंडम वैल्यूएबल लूट बॉक्स में से मुझे कोई की मिल जाए। और तब जिन्वू देखता है उसे उस रैंडम बॉक्स में से बिंगो मिलता है, जिससे जिन्वू उदास हो जाता है। तब जिन्वू अपने स्टैट्स को देखता है, अब इन 3 पॉइंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। तब हम यहाँ देखते हैं सॉन्ग का स्टूडेंट सॉन्ग से कहता है मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तुमसे में अभी भी चिंता होती है, अब तो मैंने अपने हाथ को खोए हुए कितने महीने हो चुके हैं। और तभी सॉन्ग को भी डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब वो स्टूडेंट कहता है मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। और तब सॉन्ग को वो टेम्पल याद आता है। तब वो कहता है तुम्हारी बात में दम है, वैसे भी एक बुढ़ा आदमी जो अपना हाथ खो चुका है वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा। तब वो अपनी बच्ची को उठाकर कहता है हमारी बेटी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगी, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मुझ जैसे लो रैंक हंटर को किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं भेजेंगे, वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। और यहाँ हंटर एसोसिएशन में योनो कोई से कहता है आखिरकार तुमने ये किन पागलों को इकट्ठा किया हुआ है। तब कोई कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था, उससे मेरा
मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। मैंने ये सुना है कि तुम। अब योनहो कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। इस पर कोई कहता है ये खाएं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए बेस्ट फिट रहूंगा। ये सुनकर योनहो कहता है ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है। कोई यहाँ पर उसको एक फाइल दिखाते हुए कहता है ऐसा लग रहा है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। योनहो ये फाइल देखकर के बाद अगला सीन होता है जूही के घर का, जहाँ जूही अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। जूही की मम्मी उससे पूछती है क्या ये हंटर्स की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करा रही? मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और हंटर होता तो बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर वापिस आ जाओ। अब अपनी मम्मी की सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मम्मी उसको कुछ कहती, लेकिन उससे पहले जूही यहाँ पर फोन कट कर देती है और वो यहाँ बैठकर ये सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर भी वो ईमेल आ रखा है। फिर सीन चेंज होता है और चाक उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो कोई के ऑफिस में पहुंचती है, कोई उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें? चाह यहाँ पे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था और इसी बात की रिपोर्ट वो कोई को देने आई है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं, और कोई ये बात सुनकर खुश हो जाता है। और अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर योनहो हाथों में ड्रिंक लेकर कोई की बातों के बारे में सोच रहा है। कोई ने उससे कहा था तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि थर्ड मिशन के बाद उस आइलैंड में जाना सबके लिए मना कर दिया गया था हालत का जायजा लेने के लिए। पब्लिक को यहाँ पर यह बताया गया है कि वहाँ आइलैंड में जाके उसको जीत लूंगा। इसीलिए कोई ने योनहो को एक टीम बनाने के लिए बुलाया था, जिससे इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर योनहो ये बात समझ आता है कि नए बंदों के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए लिए जा रहे थे। यहाँ पर अभी भी योनहो के दिमाग में यही बातें चल रही होती है। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उस आइलैंड में उसका भी कुछ काम बचा हुआ है और मेरी मार्शल आर्ट जो मैंने इतने सालों में सीखी है वो वहाँ डंजन में यूजलेस है। मेरे जैसे स्पोर्ट्समैन को ऐसी शक्तियों का मिलना सच में किस्मत का खेल है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और तभी उसे जिन्वू दिखाई देता है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। तुम काफी हैंडसम और काफी बदल चुके हो। और क्या तुम्हारी एक टांग जा नहीं चुकी थी? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी टांग वापस आ चुकी थी। अच्छा, तो हाई रैंक हीलर्स ने तुम्हें ठीक कर दिया होगा। इसके बाद जिन्वू मिस्टर सोंग के हाथ के बारे में पूछता है। सोंग कहता है कि मेरी इस इंजरी को काफी टाइम हो चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। इसके बाद चलते हुए जिन्वू मिस्टर सोंग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो बताते हैं कि उनको ईमेल आया था एक डी रैंक के मिशन के लिए। फिर वो दोनों चलते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि ये वही लोग हैं जो कार्टेनन टेम्पल के सर्वाइवर थे। जूही यहाँ जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम जिन्वू ही हो ना? के अंदर से 3 क्रिमिनल निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल जूही से कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तब कैंग उनको चुप कराता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सोंग कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को क्यों भेज रहे हो? तब वो लड़की बताती है कि ये तीनों अपनी सजा कम कराना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ हार्म नहीं करेंगे। और तुम्हारे साथ कैंग भी जाएगा इन क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिन्वू कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिन्वू से कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर उन तीनों की हथकड़ियां खोल दी जाती है और कैंग कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि सोंग एक बार फिर से इन लोगों का कैप्टन बनने वाला है। तब वो झुककर जिन्वू को शुक्रिया करता है कि तुमने मुझे फिर से मौका दिया कैप्टन बनने का। जिन्वू कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कैप्टन। तब कैंग जिन्वू को घूर रहा होता है और फिर ये लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारा सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पार्ट 2 खत्म होता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।